हल्का म्यूजिक। वे जो भी मानना चाहते हैं, उसके बावजूद नागरा भी उनकी तरह ही घर लौटना चाहता है। उसके दोस्त आखिरकार उसे हेटेनो के शुरुआती दिनों के जले हुए आइलैंड के बीच पर बैठे हुए पाते हैं। इससे नागरा की काबिलियत के बारे में एक नया खुलासा होता है। ये नहीं है कि वो उन्हें नई दुनियाओं की ओर ले जा रहा है, ये है कि वो सक्रिय रूप से नई दुनियाएं बना रहा है जहां वे यात्रा करने में सक्षम है और इसके साथ इन दुनियाओं को अपनी इच्छानुसार नेविगेट करने में सक्षम है। द्वीप खुद कभी पुनर्जीवित नहीं हुआ, नागरा ने पूरी तरह से एक नया संस्करण बनाया था। कोमल संगीत। 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन नागरा की निंदा के बाद वो और उसके दोस्त ग्रिड से हट गए हैं। नागरा के दृष्टिकोण से दर्ज की गई फिल्म की रीलों से भरी दुनिया की खोज के साथ घर के रास्ते के करीब आ रहे हैं। अकी की मंडली उसके ठिकाने का पता लगाने में असफल रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि होशी ने यहाँ जीवन के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया है, पूरी तरह से लौटने की उम्मीद छोड़ दी है और उस आवाज़ के निर्देशों का पालन किया है। कीबोर्ड क्लिकिंग। इस जानकारी का कोई क्यों नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे कोई लॉजिकल कारण नहीं है कि कोई इंसान कुत्ता क्यों बन सकता है, या ये स्टूडेंट जो कुत्ता बन गया है 5000 सालों से ड्रिफ्ट में कैसे घूम रहा है। और इस कन्फ्यूजन को और बढ़ाने के लिए ये स्टूडेंट उनके मिडिल स्कूल का है, लेकिन भविष्य से है। हम अपनी दुनिया को समझने के लिए जो लॉजिक इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ बिल्कुल अलग काम करता है। ये एक सस्ता प्लॉट थ्रेड लग सकता है, लेकिन ये कन्फ्यूजन के सेंट्रल थीम के लिए ज़रूरी है। एग्जिस्टेंशियल और रैशनल दोनों, जो तब पैदा होता है जब हम एक ऐसी दुनिया में बड़े होते हैं जिसे हम सिर्फ समझने की कोशिश कर सकते हैं। प्रिंसिपल भगवान होने का कोई कारण नहीं है, सिवाय इस बात के कि किसी को तो होना ही था। स्टूडेंट्स को ये अकल्पनीय शक्तियां देने के पीछे का गुनहगार जिसने उन्हें भटकाया, जो उनके दिमाग में बोलता है। हो सकता है कि उन्हें एक ऐसे डायमेंशन में रखने से जो अथॉरिटी वाले लोगों से अछूता हो, स्टूडेंट्स को उन तरीकों से बढ़ने का मौका मिले जो वे असली दुनिया में नहीं कर सकते, जिससे उन्हें खुद को खोजने और पक्का इरादा करने के बेहतर मौके मिले। वो शायद इस आइडिया को पसंद करते हैं कि लोगों को अपना मकसद खुद बनाना चाहिए, ना कि उसे तय करने के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर रहना चाहिए, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म की सोच का एक बहुत ही सेंट्रल आइडिया है। लेकिन साथ ही अगर स्टूडेंट्स अपने अंदर रोशनी ढूंढने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास दखल देने की ताकत है वो ऐसा नहीं करना चुनता। स्टूडेंट्स को इस कभी ना खत्म होने वाली दुनिया में जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार फेल या सक्सेसफुल होने देता है। वो ऐसे बात करते हैं जैसे वो उन्हें घर पहुंचा सकते हैं, उन्हें जाने दे सकते हैं, फिर भी वो जोर देते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए यहीं रहना सबसे अच्छा है, शायद इन बच्चों को असलियत की बेरहमी और तकलीफ से बचाने के लिए। उन्हें इन बंदिशों में तानाशाही करने दे। फिर भी यहाँ भी अंदरूनी लड़ाई झगड़ा तो होना ही है। अथॉरिटी के पास हमेशा जवाब नहीं होते और किसी न किसी मोड़ पर लोगों को खुद ही चीजें समझनी पड़ती हैं। शायद यही वजह है कि वो नागरा और उसके साथियों को अपनी मर्जी के खिलाफ जाने और जाने की कोशिश करने देते हैं। फिर भी होशी के मामले में वो गाइडेंस के लिए प्रिंसिपल पर निर्भर रहता है, खुद को पैगंबर कहने के लिए प्रभावित होता है। हालांकि वो अभी भी नागरा के ग्रुप से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसे पक्का यकीन नहीं है कि वे कामयाब हो सकते हैं। राज के नए प्लान के बावजूद वो डायरेक्टर कट कहता है उसने और नागरा ने जो दुनिया बनाई है उसका इस्तेमाल करके वे खुद को असली दुनिया में वापस जोड़ लेंगे और असलियत में लौट आएंगे। ये मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने लायक है। होशी जोर देकर कहता है कि भगवान ने उसे पहले ही बता दिया है कि क्या होगा, इसलिए वो जानता है कि इसके काम करने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन नोजोमी कम से कम उसे खुद देखने के लिए मना लेती है, अपने दिमाग की आवाज़ पर नहीं बल्कि अपने दिल की उम्मीद पर भरोसा करते हुए कि अभी भी कोई रास्ता है। हालांकि वो और उसकी काउंसिल अपने प्लान बी पर चलते रहते हैं ताकि एक आर्क बना सके जो उन्हें नुकसान से बचाएगा। दूसरी ओर अकी का ग्रुप नागरा और उसे घर वापस लाने की उसकी कोशिशों से बहुत ज्यादा नफरत रखता है, जबकि असल में यही वजह थी कि वे उसके खिलाफ हो गए थे, ये मानते हुए कि वो कोशिश नहीं कर रहा था। जैसे ही आर्क लॉन्च के लिए तैयार होता है, तीनों तरफ एक हो जाते हैं और राज का डायरेक्टर कट प्लान शुरू होता है। आसा अपनी पावर का इस्तेमाल करके 2 विरोधी ग्रुप को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वे फिर भी उसकी लीडरशिप की इज्जत नहीं करते, क्योंकि ये नॉलेज पर नहीं बल्कि उसकी पावर को आंख बंद करके मानने पर डिपेंड करता है। इसी टकराव से कुत्ता यामाडा आखिरकार अकी के होने की नामुमकिन बात को सामने लाता है। टीचर इस यूनिवर्स में नहीं रह सकते, उनके सामने वाला इंसान बस
बस एक नकल है। शायद कोई स्टूडेंट जो दूसरों पर अथॉरिटी पाने के लिए अपनी शक्ल बदलने के लिए किसी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। वे चालाक हैं और उन्होंने इन स्टूडेंट्स को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है, इस हद तक कि वे अब ये भी नहीं मानते कि वो नकली हैं। फिर भी अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बस बिना सोचे समझे उसके आइडियल्स अपना लिए हैं। आशा के उन्हें रोकने से पहले ही नागाटा का प्लान पूरा हो जाता है और सभी को स्क्रीन के कैनवस पर पेंट की गई दुनिया में ले जाता है। हल्का म्यूजिक। एक गलत कैलकुलेशन हुआ था। ये जगह वो रोशनी नहीं है जिसे नोज़ोमी ने ढूंढा था। वो दुनिया नहीं है जहां उन्हें लौटना था। यानी अगर उनके लौटने के लिए कोई दुनिया है भी, असलियत से दूर जाने पर उनकी कॉपी ने उनकी जगह ले ली, जिससे वे असली दुनिया में बेकार हो गए। अब उनकी ज़रूरत नहीं है, खास नहीं है, वे यहाँ के नहीं हैं। भटकते हुई स्पेस के अनंत समय में अपने साल से पहले और बाद के समय के अनगिनत स्टूडेंट्स के साथ नागाटा ने स्क्रीन पर जो दिखाया वो उनके दायरे से लौटने का सही तरीका नहीं था, कम से कम कॉपीज से पैदा हुई दिक्कत को देखते हुए नहीं। आज वे यहाँ जो देख रहे हैं वो बस कई मुमकिन दुनियाओं में से एक है। प्रिंसिपल उन्हें कहता है कि वे खास नहीं हैं। अनगिनत मुमकिन दुनियाएं और उनके वर्जन समय और स्थान बनाते हैं। वे बस खुद को वापस स्क्रीन में नहीं डाल सकते। इस यूनिवर्स के नियम हैं, हालांकि वे अजीब लग सकते हैं और कभी कभी गायब भी लग सकते हैं। आग को वापस आइलैंड के बीच पर उतारकर होशी यहाँ फंसे अपने नसीब को मान लेता है। आस्काजे और दूसरे स्टूडेंट्स अभी भी अकी की निराशा भरी बातों को मानते हैं। जब वो कहती है कि वे भटकते हुए बेहतर हैं तो उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन नागाटा, नोज़ोमी, मिज़ुहो और राजधानी एक दिन उम्मीद नहीं छोड़ते। किसी दिन वे इस दुनिया को समझने और घर लौटने का रास्ता ढूंढ लेंगे। ड्रामा वाला म्यूजिक। इस दुनिया की पूरी तरह से अजीब बातों में एक ऐसा पावर स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमें पहले पता नहीं था। ड्रिफ्ट विक्टिम्स का एक समाज, जैसा कि वे खुद को कहते हैं, जो सीधे बीटनिक नाम की एक एजेंसी के साथ काम करता है। ये सुपर पावर्ड लोगों का एक ग्रुप है जो कमिटी की तरफ से फैसला सुनाता है, कुछ हद तक ऑर्डर की भावना पैदा करता है, चाहे वो कितना भी कड़वा या बायस्ड क्यों ना हो। उन्हें पता चला है कि नागाटा ही दुनिया बनाता है और उसके क्लासमेट्स की तरह वे भी अपनी हालत के लिए उसे दोषी मानते हैं और बिना ट्रायल के उसे सजा देना चाहते हैं। बीटनिक का मेंबर कोमोरी नाम का स्टूडेंट उसे दोषी ठहराने के लिए भेजा जाता है। जिस तरह की दुनिया में नागाटा जागता है वो उस दुनिया से अलग है जिसे वो जानता है। उसके आसपास के स्टूडेंट्स पहचाने नहीं जा सकते और उसे अपनी हालत पर सवाल उठाने का समय दिए बिना काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर वो बस बात नहीं मानता तो उसे सजा मिलने की धमकी दी जाती है। फिलहाल वो बस वही करता है जो उसे बताया जाता है। एक क्रूमेट से सीखता है कि वे जो कर रहे हैं वो स्वर्ग तक एक टावर बनाना है, जो टावर ऑफ बेबल जैसी ही प्रगति की कहानी है, यहाँ तक कि नाम भी वही है। लेकिन शहर को पूरा होने से जो चीज़ रोक रही है वो भाषा का बंटवारा नहीं है। मजदूरों के टावर को आसमान तक पहुंचने से जो चीज़ रोक रही है वो इस मकसद के प्रति उनकी आंख मूंद कर बात मानना है। वे बस इतना जानते हैं कि उन्हें इन ब्लॉक्स को नीचे की ओर ले जाना है, जो नागाटा को अजीब लगता है क्योंकि उन्हें ऊपर की ओर बनाना चाहिए था। उसके सवाल का जवाब एक सीधी सी बात से मिलता है, मुझे नहीं पता। जैसे यहाँ किसी ने भी असल में ये नहीं सोचा कि वे क्या कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इस टावर पर 1000 सालों से काम कर रहे हैं। समय आगे बढ़ता रहता है और इस एक क्रूमेट के साथ जिससे वो दोस्ती कर पाया है, दोनों मिलकर टूटते सितारों से जुड़ी एक लोकल कहानी खोजने निकलते हैं। नागाटा कहता है कि ऐसी चीज खोजने की उनकी कोशिशें शायद बेकार जाएं, लेकिन फुतात्सुबोशी कहता है कि जरूरी बात यह है कि वे सबसे पहले खोजने निकले थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें अपने सफर में कुछ मिलता है या नहीं। अगर सब कुछ अपनी मर्जी से है तो सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है कि आप किसी चीज पर कितना पक्का यकीन करते हैं, क्योंकि यही यकीन तब मतलब पैदा करता है जब कोई मतलब नहीं होता। वो इसे टावर पर उनके काम से जोड़ता है, बस ये कहते हुए कि दशकों की उनकी कोशिशों के बावजूद किसी भी वर्कर को सच में यकीन नहीं है कि वे स्वर्ग तक पहुंचेंगे। ये टूटते सितारे की कहानी जैसा है। वर्कर चींटियों के तौर पर उनकी बेकार जिंदगी में इसके साथ खेलना एक मजेदार आइडिया है। ये बात नागाटा को परेशान करती है। सिर्फ किसी चीज को थामे रखने के लिए झूठी उम्मीद के पीछे भागना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है और ये जिंदगी जीने का गलत तरीका लगता है। लेकिन फुतात्सुबोशी का फैसला न तो सही है और ना ही गलत। काम करने से उसे कुछ करने को मिलता है, भले ही वो खाली हो। अस्तित्व के डर से ध्यान भटकाने वाला गहरे, ज्यादा डरावने सवालों से बचने के लिए रोजमर्रा के कामों पर ध्यान देना। उसका फैसला दिखाता है कि जिंदगी में कितने लोग सिर्फ चलते रहने के लिए बेकार काम करते हैं, बजाय इस भारी सोच का सामना करने के कि सच में कुछ भी मायने नहीं रखता।
कोई आपको जो मतलब बताता है उसे मानना या खुद का बनाना एक दूसरे से कहीं ज्यादा डरावना और पक्का नहीं है। ये देखना आसान है कि इतने सारे लोग बिना सोचे समझे मतलब बताने वाले की तरफ क्यों खिंचे चले आते हैं। आपको कभी अपने डरों, अपने खौफ का सामना नहीं करना पड़ता। आप अपने लिए तय किए गए पैरामीटर में जी पाते हैं। ये आरामदायक है, फिर भी खोखला है। हो सकता है आपको ये पता हो, लेकिन आप फिर भी उन भावनाओं को नज़रअंदाज करना चुनते हैं क्योंकि आप काफ़ी खुश हैं। बेबल की स्थिति की यही हकीकत है, लेकिन नागाटा इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वो अनिश्चितता का सामना करने में सक्षम है क्योंकि इससे उसे आज़ादी और खुद को खोजने का मौका मिलता है। हो सकता है कि एक समय रहा हो जो बहुत पहले जैसा ना लगे, जब नागाटा बस उदासीनता चुनता, मानते हुए कि लड़ाई और सिस्टम को नकारना मेहनत के लायक नहीं है। अब वो अलग है। उनकी बातचीत फुकात्सुबोशी के उस खोज के साथ खत्म होती है जिसे वो टूटते सितारे समझता है, जो असल में गुफा के जीवन द्वारा बिछाए गए जाल निकलते हैं जो लड़के को खा जाते हैं। उसके लिए तय रास्ते से हटकर उसका पहला एडवेंचर उसकी मौत के साथ खत्म होता है। हल्का म्यूजिक। होस्ट अलग अलग दुनिया के ओवरसियर का नाम है। वे उस दुनिया के नियमों में मैनिपुलेट करने में सक्षम है और नागाटा आखिरकार नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने का फैसला करता है और दुनिया के होस्ट से मिलता है, जो झूठी उम्मीद के आराम में रहने के बजाय सच्चाई खोजने की उसकी कोशिशों को स्वीकार करता है। उसे पता चलता है कि टावर का असली ऊपरी हिस्सा असल में उसका निचला हिस्सा है और वो उस आदमी से मिलता है जो उसे यहाँ लाया था। दोस्तों, इस एपिसोड से एक बात तो साफ है कि जब हम डरते हैं तो हम किसी भी झूठे मसीहा के पीछे चल पड़ते हैं। क्या नागरा उन्हें घर पहुंचा पाएगा या आकी का डर जीत जाएगा? अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये पावर गेम कहां जाकर रुकता है। तब तक के लिए अपना दिमाग खुला रखें और किसी आकी के बहकावे में ना आएं। और अब मैं आपसे कल मिलती हूँ इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके आप इसके आगे के 2 एपिसोड देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।